क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.5 पेज नंबर 184। लास्ट वीडियो में जो हमने किया था वो बिल्कुल एक डिफरेंट कंसेप्ट था। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि उस एक्सरसाइज में 10.3 में जितना भी हमने कंसेप्ट किया 10.4 में वो 10.5 से बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपनी कंसेप्ट है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन का यूजेस आएगा वैसे वैसे हम इसकी प्रॉपर्टी, इसकी थ्योरम, इसकी कंसेप्ट को डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले जो इसमें बहुत डायरेक्ट और बड़ा बेसिक सा एक प्रॉपर्टी है, एक थ्योरम है, वो है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बड़ी छोटी सी स्टेटमेंट है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब पहले ये समझते हैं सेम सेगमेंट का मतलब क्या है। उसमें भी हमें एक बात रिटेन करनी चाहिए कि जब हम सेगमेंट टर्म यूज करते हैं तो वो यहां पे हम सर्कल के लिए ही करेंगे, तो सर्कल यहां होना चाहिए। दूसरी बात, अब सेगमेंट समझते हैं सेगमेंट क्या है। जैसे मान लो ये मैंने एक सर्कल बनाया, सर्कल बनाने से पॉइंट मैंने दो मार्के, एक ए और एक बी। अब ए से बी तक का ये एक आर्क है, छोटी सी आर्क है, और बी से वापस ए तक की वो एक बड़ी आर्क है। फिर रिपीट करता हूं, ये पूरी एक सर्कमफ्रेंस है, पूरा सर्कल बनाती है। इस सर्कल के मैंने दो पार्ट कर दिए। मैंने एक ए बी पार्ट कर दिया, ए से बी तक यहां एक छोटा पार्ट है यानी माइनर पार्ट, और ये वाला क्या है, सर्कमफ्रेंस का मेजर पार्ट है। ठीक है, या तो हम इसको ये बोलेंगे ए से बी तक। मान लो अगर मैं ए बी को यहां ज्वाइन कर दूं, ए बी को मैं कोड बना दूं, तो इस ए बी कोड के एक नीचे वाला सर्कल का पार्ट है और ए बी के एक ऊपर वाला पार्ट है। फिर इसको समझेंगे, ए बी को मैंने ज्वाइन कर दिया, कोड बना दिया। इस ए बी कोड बनने से इस सर्कल के दो पार्ट हो गए। क्या? एक ए बी के नीचे का सर्कल का पार्ट और एक ए बी के ऊपर वाला सर्कल का पार्ट। ये आपका सर्कल का माइनर पोर्शन है, माइनर एरिया है। ये आपका सर्कल का मेजर पोर्शन है, मेजर एरिया है। ठीक, चलो। तो ये जो ए बी के नीचे माइनर पार्ट है ये भी एक सेगमेंट है, और ए बी के ऊपर जो बड़े वाला पार्ट है वो इसको भी सेगमेंट कहते हैं, सेगमेंट बोली जाती है। जैसे लाइन का एक फिक्स पीस को हम सेगमेंट कहते हैं, वैसे ही सर्कल में हमने जो दो पार्ट किए, एक ए बी के नीचे माइनर पार्ट, ये एक माइनर सेगमेंट है और ये एक मेजर सेगमेंट है। ठीक, ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं, डीएबी तो एक कोड है, डीएबी होने से एक इस साइड वाला पार्ट है और एक इस साइड बड़े वाला पार्ट है, तो एडी के इस साइड वाला माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया। फिर ऐसे ही सीबी को देखो, सीबी भी एक कोड है, ये सीबी का माइनर सेगमेंट हो गया और ये सीबी का मेजर सेगमेंट हो गया सर्कल से। ऐसे अगर हम सीडी को ज्वाइन कर देते तो एक सीडी का ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये एक सीडी का मेजर सेगमेंट हो गया। ठीक है, इनको सेगमेंट कहते हैं। तो जैसा, अच्छा, दूसरा प्रॉपर्टी में आया एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। एंगल्स तो चलो हमें पता है, अब ये ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या है। ऑल्टरनेट सेगमेंट यही है कि ये ए बी का जो नीचे, जिसको हमने माइनर सेगमेंट कहा, जिसको ये मेजर सेगमेंट कहा, ये एक दूसरे का ऑल्टरनेट सेगमेंट है। इस माइनर सेगमेंट की ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या है, ये है जी मेजर सेगमेंट। या इस मेजर सेगमेंट की ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या है, ये है जी ए बी के नीचे वाली। सीडी, ये डीए का ये माइनर सेगमेंट है, इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है भाई, ये वाला है जी। ठीक है, ये होती है ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो प्रॉपर्टी कहती है एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। अब ये देखो, अब डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी के यूजेस की बात करते हैं। अभी हम समझ रहे थे ये सेगमेंट क्या होती है। अब इस ए बी आर्क से, इसको हम आर्क कहें या ए बी को ज्वाइन करके कोड कहें, टर्म एक ही बात यूज होगी। इस ए बी आर्क से एक एंगल आपका यहां पे बना सर्कमफ्रेंस डी पर, उसी ए बी आर्क से, उसी ए बी कोड से एक दूसरा एंगल सर्कमफ्रेंस बना सी के नाम से।
इस AB से एक सर्कमफ्रेंस पर D के नाम से बना, इस AB से एक सर्कमफ्रेंस पर C के नाम से बना। ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में बने हैं, इसी मेजर सेगमेंट में बने हुए हैं और वो सर्कमफ्रेंस को टच भी कर रहे हैं। ये बात जरूर होनी चाहिए कि वो जो भी दो एंगल बने वो सब सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे ही बने होने चाहिए। तो हमने कहा AB से सर्कमफ्रेंस पे D बना हुआ है, AB से एक सर्कमफ्रेंस C भी बना हुआ है और ये दोनों इस मेजर सेगमेंट में ही बने हुए हैं, AB से ऊपर की तरफ ही बने हुए हैं। तो इस तरह के जितने भी एंगल्स बनेंगे सारे इक्वल होते हैं। एंगल D इक्वल एंगल C, यही है एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। इस सेगमेंट में नहीं, दूसरी सेगमेंट में एक ही साइड सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए जब भी एंगल जो भी नजर आएंगे उसको हम कहते हैं इक्वल होते हैं, जिसका रीजन है एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। ठीक ऐसे ही और भी देखते हैं। CD से, ये एक CD आर्क हो या इसको कोड ज्वाइन कर दो। अब इस CD से एक एंगल सर्कमफ्रेंस पर A आया, उसी CD से एक सर्कमफ्रेंस पे एक और एंगल B आया, तो CD से एक एंगल A बना, CD से एक एंगल B भी बना हुआ है और ये दोनों एक ही साइड बने हुए हैं, मेजर सेगमेंट में बने हुए हैं, इस सेगमेंट में नहीं, इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में। तो इसका मतलब A और B भी इक्वल होंगे, वही अगेन एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, AB से D सर्कमफ्रेंस पे, AB से C सर्कमफ्रेंस पे, दोनों AB से बने हुए हैं, एक ही साइड बने हुए हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को भी टच कर रहे हैं, तो वो एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही CD से AB बना, CD से BB बना, दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बने, तो ये भी एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। इसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर मान लो ये C वहां ना होकर के यहां सर्कल के अंदर रह जाता, अब बना तो ये भी AB से है, ये C भी AB से बना है, ये D भी AB से बना हुआ है, C यहां ट्रीट नहीं होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। बने सेम सेगमेंट में हुए हैं, मेजर सेगमेंट में बना हुआ है, लेकिन वो सर्कमफ्रेंस पे नहीं आ रहा, इसलिए वो फेल हो जाता है। तो एक साइड भी होना चाहिए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करता भी हुआ होना चाहिए, और तीसरा एक ही आर्क, एक ही कोण से बने होने चाहिए। ठीक है, चलो, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट है, तो हमें इन चीजों को अपनी फिगर में ढूंढना है, ढूंढ करके हमें बोलना है DC के इक्वल, और जैसा यूजेज होगा AB के भी इक्वल बनता है, तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 10.5 पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 एक्सरसाइज 10.5 हम लोग कर रहे हैं। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है हम उस पर आते हैं। सबसे पहले इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ, मैं फिगर बनाता हूं, तब तक तुम इसको पढ़ो। तो इस क्वेश्चन में इसने हमें कहा, वैसे स्पेसिफिक कुछ नहीं दिया हुआ, बस यही है, यहां पे ये पूरा एंगल 69 है, ये सिर्फ इतना इतना पीस है 31, सिर्फ इतना, ये एंगल D मतलब x फाइंड आउट करना है। बन तो ऐसे पूरे ट्रायंगल भी रहे हैं। अब हम ये चीज देखें इस ट्रायंगल DBC में, है ना, DBC में, इस ट्रायंगल DBC का ये इतना एंगल बनता है, क्या हमारे पास है? नहीं है, ये तो पूरा है, ये फेल हो गया। यहां पर ये पूरा एंगल है, ये भी नहीं है। अगर ये पूरे पूरे एंगल होते तो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमने देखा कि ये तो कुछ एंगल इन द सेम सेगमेंट जैसा नजर आ रहा है। कैसे? अब ये देखो, BC से एक एंगल गया A, सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, उसी BC से एक दूसरा एंगल गया B, वो भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है। दोनों A और D BC से ही बने हुए हैं एक बार, और दोनों सर्कमफ्रेंस को भी टच कर रहे हैं दूसरी बार, तो एलिजिबिलिटी तो पूरी हो गई। तो इसका मतलब एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल होने चाहिए। रीजन क्या है? वही एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो D इसका मतलब हमारा डिपेंडेंट है A पर। अगर एंगल A आ गया तो D का हमें पता लग गया।
तो अब हमें एंगल ए अरेंज करना है। एंगल ए के लिए देखा इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, इस एबीसी का अपना एंगल बी पूरा है 69, इस ट्राइंगल एबीसी का ये अपना इतना एंगल सी पड़ रहा है एसी भी, वो भी पूरा 31, तो यहाँ कंप्लीशन पूरा है। तो इस ट्राइंगल के एंगल सम क्वाड्रेटिक से हमारे पास ये एंगल आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो हम कह देंगे जी ये भी उतना ही हो गया, क्यों एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब बात करते हैं आप लिखोगे कैसे। अब क्योंकि यहाँ शो दैट प्रूव दैट तो है नहीं, यहाँ तो न्यूमेरिकल है, तो ना गिवन आएगा, ना टू प्रूव आएगा, ना टू फाइंड आएगा, कंस्ट्रक्शन हमें करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले, इसके प्रूफ में सबसे पहली लाइन में आप लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी, यहां से शुरुआत करोगे। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल समरूपता दिखा करके आप एंगल ए फाइंड आउट कर लोगे। ये प्लस ए इक्वल 180, दो रीजन दे दोगे एंगल समरूपता, रीजन जरूर डालना है। एंगल समरूपता दो एंगल दिखा के आपका एंगल ए आ जाएगा, उसको डालना नंबर 1, उसको डालना नंबर 1। उसके बाद लिखोगे बट एंगल ए इक्वल एंगल डी। अब यहां से नया काम इस चैप्टर का शुरू हो गया। अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे बट एंगल ए इक्वल एंगल डी, रीजन डालोगे एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इसमें यह नहीं बताना होता कि वो बीसी से बना, वो किससे बना, वो कहां से बना, वो कुछ नहीं बताना होता इसके अंदर। सीधा रीजन देते हैं कि एंगल ए इक्वल एंगल डी, रीजन दे देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। नेक्स्ट लाइन, दिस इंप्लाइज या और एंगल ए इक्वल एंगल डी इक्वल, जितना ए आया होगा डी को चिपका दो, रीजन दे दो फ्रॉम 1, बस इतना सा है। और एंगल इन द सेम सेगमेंट के ऊपर एग्जाम में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स, इससे ऊपर नहीं आता। अब जैसे भी हमने क्वेश्चन किया है तो तुम देख ही रहे हो, वैसे तो 1 मार्क्स से ज्यादा कोई काम है ही, फिर भी इस क्वेश्चन को 2 में दिया जा सकता है, और 2 मार्क्स में अगर आता है तो बहुत सस्ता, बहुत सुंदर और बहुत टिकाऊ क्वेश्चन है ये। तो अब इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन नंबर 5 मैं फिगर बनाता हूं, तब तक तुम इसकी फिगर को, क्वेश्चन को पढ़ो, इसको समझो। और वैसे तो मुझे उम्मीद है मेरे बिना बताए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा कि ये कहां से कहां जाएगा। फिगर काफी कंजस्टेड हो जाएगी। चलो ए बी सी डी और ये ई, देखो यहां पर ये एंगल इसने 130 डिग्री दिया है, ये एंगल इसने 20 डिग्री दिया है, और हमसे चाहता है बीएसी, ये एंगल एक्स, ये हमसे चाहता है। तो वैसे तो तुम पहले खुद सोचो, एंगल इन द सेम सेगमेंट के जैसा ये है ना, बिल्कुल वैसी फिगर मैच कर रही है। तो इसमें कौन से एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल बोले जा सकते हैं, पहले तुम खुद सोचो। एंगल इन द सेम सेगमेंट इसमें कौन कौन से बोले जा सकते हैं। तो शायद तुमने सोच लिया होगा। अब मेरे साथ देखो, एडी से, इस एडी आर्क से एक सर्कमफ्रेंस पे बी आया, उसी एडी से एक सर्कमफ्रेंस सी आया, है ना। ये इतना एंगल बी और ये इतना एंगल सी, ये इतना एंगल बी और इतना एंगल सी दोनों एडी से बने हुए हैं, और दोनों सर्कमफ्रेंस को टच भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये 20, तो ये लो जी पकड़ो, ये भी 20 आ गया, ये भी 20 आ गया। चलो अब इन ट्राइंगल ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी, ये और ये क्या है, लीनियर पेयर। ये 130, तो ये कितना आ गया 50, ठीक। अब इन ट्राइंगल ए ई बी, ये 20 एंगल इन द सेम सेगमेंट से आया, ये 50 लीनियर पेयर से आया, बचा हुआ आपका ये आ जाएगा। बहुत आसान था। दूसरा तरीका एक और भी हो सकता था, जो तुमने शायद सोचा ही होगा। अगर तुम्हें इससे करना है तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, लिखोगे कैसे। अगर इससे करना चाहते हो तो आप शुरू में लिखोगे सिंस एंगल डी सी ए इक्वल एंगल डी बी ए,
एंगल DCA इक्वल एंगल DBA, रीजन डाल दोगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो ये आपका 20 एक्सप्रेस हो गया, छोड़ दो नंबर 1। अब लिखो ऑल्सो एंगल AEB प्लस एंगल BEC इक्वल 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ये आपका 50 आ जाएगा, इसको नंबर 2 डाल देना। फिर नाउ एंटर एंगल ABE, ये प्लस ए इक्वल 180, बाकी आगे तुम्हें पता ही है, एड्रेस दे देना फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि एंगल आप रखोगे ए आ गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, जो हमारे में से कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा होगा कि इसके लीनियर पेयर से इसको निकाल लो, ये भी तो यहाँ पे लीनियर पेयर है, तो ये आपका 50 आ गया। अब DEC में ये 50 है, ये 20 है, कितना हो गया, ये हो गया 70, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना हो गया 110 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है। तो अब जो तुमने सोचा होगा, तुमने ये सोचा होगा भाई BC से एक एंगल A आया, उसी BC से एक एंगल DB आया, ये A और D दोनों सर्कमफ्रेंस को भी टच कर रहे हैं और BC से ही बने हुए हैं, तो ये आपस में इक्वल होने चाहिए, क्यों, वही एंगल इन द सेम सेगमेंट। जैसे 110 आया, आप इसको चिपका दो, लो जी ये भी 110 पकड़ो। तो अगर ऐसे करना चाहते हो तो आप पहले नंबर पर लीनियर पेयर से इसको 150 दिखा दो, रीजन लिख करके नंबर 1 डाल देना। उसके बाद इन ट्रायंगल दिस एंगल सम प्रॉपर्टी का रीजन डाल के इसको एक्सप्रेस करवा देना, तुम्हारा D आ जाएगा, नंबर 2 डाल देना। अब आप नंबर 2 की जरूरत नहीं है, अब इसके जब D आपका 110 आप एक्सप्रेस कर दोगे, उसके बाद लिखेंगे बट एंगल A इक्वल एंगल D, रीजन दे दोगे एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो दिस इंप्लाइज A इक्वल 110 डिग्री, क्योंकि D को 110 दिखा चुके हैं। तो दोनों रास्ते सेम है, दोनों में उतना ही लिखना पड़ेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं हुआ, क्योंकि स्टेप सारे सेम है, बस लोकेशन चेंज हुई है इनकी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अक्सर 2 मार्क्स में एग्जाम में दे देते हैं और ये आता भी रहता है, तो इसलिए हमें इसको ध्यान से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, ढंग का क्वेश्चन है, आज की डेट का जो भी हम एंगल इन द सेम सेगमेंट पे कंसेप्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ये अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। तो जरा इस फिगर को मिटा रहा हूं, क्योंकि अब तुम्हें उम्मीद करता हूं काफी ये कलम क्लियर हो गया होगा और इसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है वो भी क्लियर हो गया होगा। इसने कहा ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रेटल। हाँ, अब इसमें एक प्रॉपर्टी ध्यान आ गई, अब वो भी डिस्कस करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटल इसने पहले यूज किया, अभी चैप्टर की दूसरी प्रॉपर्टी पर आ रहा हूं। इसने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज किया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, उसको समझ लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब यह है कि जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स होते हैं, A, B, C और D, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे आ गए तो हम उसको साइक्लिक कह देते हैं। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर, वैसे मैंने समझने के लिए ही बोला था कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर आ रहे हैं तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। या सर्कल ना भी बना हुआ हो लेकिन उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम A और C, B और D, अगर अपोजिट एंगल, कोई भी अपोजिट एंगल का पेयर, अगर उसका सम भी 180 आ गया तो वो साइक्लिक बोला जाएगा। वहां फिर सर्कल है या नहीं कोई मैटर नहीं करता। अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूं, अगर सर्कल पर 4 पॉइंट उसके सर्कमफ्रेंस पे आ रहे हैं तो उन चारों को मिला के क्वाड्रिलेटरल बनता है। या हम इसको ये कहें कि क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे है तो वो साइक्लिक बोला जाता है। इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर हम ये समझें, जो इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसके हिसाब से अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है, चाहे वो A प्लस C का हो या B प्लस D का हो, तो उसको साइक्लिक बोला जाएगा। सम 180 आ रहा है क्योंकि, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेगा तो उसका एक यूज इंस्टेंट हमारे ध्यान में आना चाहिए
कि इसमें a प्लस सी 180 डिग्री होगा, b प्लस डी ये भी 180 डिग्री होगा, जिसका यूज होगा कर लेंगे। तो साइक्लिक जैसे लिखा आ जाए ये इंस्टेंट स्ट्राइक करना चाहिए और इसका पक्का यूज भी आएगा। चलो, तो इसने कहा कि एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रेटरल। अगर साइक्लिक क्वाड्रेटरल कहा तो फिर तो मुझे चारों वर्टेक्स सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे दिखाने पड़ेंगे, ए बी सी और डी। फिर वो कहता है कि डायगोनल इसके ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है करवा देते हैं। ये लो जी इंटरसेक्ट हो गए। अब इसने इंटरसेक्ट कहा, बाइसेक्ट नहीं कहा। बाइसेक्ट कहता तो हम कहते थे ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल, लेकिन बाइसेक्ट नहीं है तो ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर इसने कहा एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी ये इतना एंगल, एंगल डी बी सी ये इतना एंगल है 70 डिग्री, ये इतना एंगल है 70 डिग्री। और एंगल बीएसी, एंगल बीएसी ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री बीएसी। एक तो कहता है फाइंड एंगल बीसीडी, बीसीडी ये पूरा एंगल हमें निकालने के लिए बोला गया भाई, पूरा एंगल। चलो देखते हैं। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन हो रहा है कि ए बी इक्वल बीसी, ए बी इक्वल बीसी हमने निशान लगा दिया। अब देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। ये पूरा एंगल निकालना है। पहली बात जो मैंने कहा कि भाई साइक्लिक क्वाड्रेटर बोलेगा तो हमें इंस्टेंट ध्यान आना चाहिए कि अपोजिट एंगल सम 180। तो ये साइक्लिक है तो पूरा ए प्लस पूरा सी 180 होगा, ठीक। अब यहां पे अगर ये पूरा एंगल सी रहा होता तो ये पूरा एंगल पता लग ही जाता, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा, दो एंगल पूछे थे, एक तो बीसीडी पूरा बीसीडी और एक एंगल ईसीडी, ईसीडी ये इतना भी पूछा भाई, इसको मैं फिलहाल एक्स मार्क कर देता हूं। ये पूरा भी पूछा और इतना भी पूछा है। तो खैर हम बात कर रहे थे कि एबीसीडी अगर उसने साइक्लिक कहा है तो इंस्टेंट हमें स्ट्राइक किया है कि भाई अपोजिट एंगल सम 180 होना चाहिए। इसका मतलब पूरा बी प्लस पूरा डी 180 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास बी ही पूरा नहीं है तो डी तो कहां से आएगा। चलो, फिर हमने कहा एंगल सी प्लस एंगल ए 180 होना चाहिए। हमारे पास तो पूरा ए ही नहीं है, पूरा अगर ए का पता लग जाए तो डी तो सी तो पता लग ही गया, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रेटर की वजह से। तो हमें पहले सी को, इस एंगल ए को पूरा अरेंज करना चाहिए और वो मेरे ख्याल में इजीली हो जाएगा। तुम फिगर देख ही रहे हो, सोचो समझो ढूंढो एंगल इन द सेम सेगमेंट कौन कौन से यहां अप्लाई हो सकते हैं। बड़े सारे एंगल इन द सेम सेगमेंट है, लेकिन उनमें से कुछ का ही हमें यूज आ पाएगा। तो सोचो कौन सा है। तो देखो, AB से एक गया ये इतना डी है ना, AB से सर्कमफ्रेंस पे गया एक डी, AB से एक सर्कमफ्रेंस पे ये गया इतना सी, AB से ये एंगल इतना डी, AB से ये इतना एंगल सी, एंगल इन द सेम सेगमेंट। लेकिन ना तो हमें इसका पता और ना हमें इसका पता, और ना उसने पूछा, बेकार है पूछे ना। दूसरा देख लो, CD से, CD से ये हमारा बना बी जो 70 डिग्री हमें दिया हुआ है। CD से, आर्क CD से हमारा ये एक एंगल बना 70 का। उसी CD से एक यहाँ पे बना ये वाला एंगल है ना, उसी CD से बना हुआ है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे ये इतना एंगल ए। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। CD से बी गया, CD से ये वाला भी गया, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये 70 तो ये भी 70। तो यहां पर जब आप इसको लिखोगे तो शुरू में लिखोगे, जब इसका सॉल्यूशन होगा तो पहली लाइन में आ जाएगा सिंस एंगल CBD इक्वल एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल 70 डिग्री, साथ में लिख दो एंगल CBD इक्वल एंगल CAD इक्वल 70 डिग्री। रीजन आ जाएगा एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। चलो, एक एंगल तो भाई हमारा पूरा हो गया, यहां तक काम खत्म।
अब आप लिखोगे क्योंकि ये एंगल पता लग गया और ये साइक्लिक है तो ये प्लस ये पूरा 180 यूज करना है। ये आपका 100 नजर आ रहा है, 70 प्लस 30 100, तो ये कितना आ गया, आपका 80 आ गया। अब इसको एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट टाइम में लिखोगे सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आप लिखोगे सिंस ABCD इज ए ये कंसाइक्लिक भी लिखा जा सकता है। तो दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल C पूरा, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। रीजन दे दोगे, साइक्लिक वैसे ऊपर लिखा है तो बाकी रीजन की जरूरत भी नहीं है, अदरवाइज ये रीजन तुम्हें दिखा भी देता हूं। पेज नंबर 187, पेज नंबर 187 समरी में ये थ्योरम प्रॉपर्टी नंबर 12 एक हमने आज यूज कर रही है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। दूसरा जो भी हम कर रहे हैं वो है प्रॉपर्टी नंबर 15। समरी में प्रॉपर्टी नंबर ये 15, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। तो ये इसका रीजन आ जाएगा 180 के लिए। तो एंगल सी आपका कितना आ गया, पूरा 80 डिग्री। चलो ये पूरा 80 आ गया। अब टारगेट है एक्स को पकड़ने का, एक्स को पकड़ते हैं। तो एक्स को पकड़ने के लिए अब आप ये देखो, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था BA इक्वल BC, इसका तो अभी तक कोई यूज आया नहीं, अब यूज करते हैं। हमें दिया हुआ है BA इक्वल BC और ट्राइंगल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको जरूर पकड़ के रखेगा। यहां भी आपको पकड़ लिया। चलो, तो इसमें इसने कहा BA इक्वल BC और ट्राइंगल्स में एक प्रॉपर्टी कहती थी कि किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्योंकि BA BC के इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये 30 तो पकड़ो, ये भी 30 डिग्री। तो इसके लिए आप लोग लिखोगे इन ट्राइंगल ABC सिंस BA इक्वल BC रीजन आ जाएगा गिवन, तो दिस इंप्लाइज ये एंगल इक्वल ये एंगल BAC इक्वल एंगल BCA इक्वल 30 डिग्री। रीजन डाल दोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब 80 में से 30 को माइनस कर दिया, आपका x आ गया। तो इसके लिए आप लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में, नाउ एंगल ACD इक्वल एंगल BCD माइनस एंगल BCA, तो आपका x आ गया 50 डिग्री। तो ये इसका तरीका था। वे ऑफ सॉल्यूशन आप कुछ और भी अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, किसी और तरीके से भी इसको किया जा सकता है। चलो, 6th के बाद अब इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9, इसे तुम लोग तब तक पढ़ो, समझो क्या कैसे हो सकता है, मैं तब तक इसकी फिगर बना रहा हूं। फिगर थोड़ा मुश्किल से बनती है इसकी। चलो, इसको मैंने नंबर 1 डाल दिया, इसको नंबर 2 डाल दिया, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। अब इसने क्वेश्चन में तो कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस ये कहा कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी, कर गए। फिर उसने कहा कि वहां से वो ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ की है, वो खैर फिगर एग्जाम में अगर आएगा तो क्वेश्चन फिगर के साथ ही आता है। तो जैसे जैसे इसने कहा हुआ है वो सारे इसमें बना हुआ है, मतलब अलग से इसने कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी कि कोई एंगल ऐसे है या किसी का बाइसेक्टर है, कोई पैरेलल है, ऐसा कुछ नहीं दिया। कोई सेंटर की भी बात नहीं कर रहा वो, कोई डायमीटर की भी बात नहीं कर रहा वो, बस सीधा सीधा हमसे ये कहा गया है कि प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल एंगल 4। हमें प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये हमें ला करके देना है।
तो जितनी खतरनाक, जितनी टिपिकल ये फिगर हमें नजर आ रही है, जितनी कॉम्प्लिकेटेड फिगर ये हमें नजर आ रही है, उससे कहीं ज्यादा आसान इसका सॉल्यूशन है, उससे कहीं ज्यादा छोटा इसका सॉल्यूशन है। और वैसे क्योंकि मैंने यहाँ नंबर डाल ही दिए, तो हमारे में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो इसका सॉल्यूशन मेरे एक्सप्रेस करने से पहले पता लग ही गया होगा कि कहां से कहां पहुंचेगा ये। फिर भी चलो देखते हैं। अब जैसे मैंने नंबर डाले हैं, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट वाला ही रिफ्लेक्शन आ रहा है। कैसे? अब ये देखो, एपी से एक एंगल ये 1 आया, बी सरकमफ्रेंस पर है ना। एपी से एक एंगल 1 आया जो सरकमफ्रेंस पे बी पर बना हुआ है, और इस एपी से ही एक एंगल सी पे बना हुआ है जिसको हमने 3 मार्क किया है। ये एंगल बी जिसको 1 मार्क किया, ये भी एपी से बना और ये 3 भी एपी से बना, दोनों एपी साइड बने हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बिल्कुल यही आप लिखोगे, फर्स्ट लाइन में आएगा एंगल 1 इक्वल एंगल 3, रीजन आ जाएगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, नंबर 1 डाल दो। नेक्स्ट लाइन लिखोगे सिमिलरली। अब ये देखो, DQ से ये एंगल बी जिसको हमने 2 मार्क किया बना हुआ है, उसी DQ से ये एंगल 4 जो सी पे बना हुआ है जिसको 4 मार्क किया, ये भी उसी से बना हुआ है। DQ से ये एंगल आया जिसको 2 मार्क किया है, उसी DQ से एंगल 4 आया जो उसी से बना हुआ है, दोनों ही की साइड बने हुए हैं, सरकमफ्रेंस के साथ बने हुए हैं, तो ये भी वही हो गया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल 2 इक्वल एंगल 4 हो गया, नंबर 2 डाल देना। बट नेक्स्ट लाइन, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, क्यों? बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 बट नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा बट एंगल 1 इक्वल एंगल 2, रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो, एंगल 1 3 के इक्वल आया, नंबर 1 में हम दिखा चुके हैं, एंगल 2 4 के इक्वल आया, नंबर 2 में हम इसको दिखा चुके हैं, लेकिन 1 और 2 तो खुद ही आपस में इक्वल है। जब ये खुद ही दोनों आपस में इक्वल है 1 और 2, तो जो इनके रिश्तेदार बने हैं 3 और 4, तो वो भी तो आपस में रिश्तेदार बनेंगे, वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट एंगल 3 इक्वल एंगल 4, केवल 3 स्टेप लगे। पहले स्टेप में हमने लिखा ये इसके इक्वल, रीजन वो दिया नंबर 1, फिर लिखा ये इसके इक्वल, सेकंड लाइन हमारी इसमें लगी, नंबर 2, थर्ड में लिखा 1 इक्वल 2, बस चौथी लाइन में तो आंसर आ गया आपका, फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट एंगल 3 इक्वल एंगल 4, यही हमसे चाहता था। तो बहुत आसान था, जितनी टिपिकल फिगर उससे कहीं ज्यादा आसान इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं, बहुत आसान है ये भी, और आज जो अभी हमने 2 कंसेप्ट डिस्कस की है उसी के ऊपर बेस्ड है। इसने कहा प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। अब यहाँ 3 बातें आ गई है, पहले तो कंसाइक्लिक यूज कर रहे हैं, साइक्लिक पैरेललोग्राम कहा है तो इसका मतलब ये हो गया उस पैरेललोग्राम के चारों वर्टेक्स सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है। ये हमने सर्कल बनाया, ये हमने उसमें एक पैरेललोग्राम बना दिया, A B C D। इसने कहा साइक्लिक पैरेललोग्राम। अब यहाँ 2 बातें आ रही हैं, पहला एक तो ये कि ये कंसाइक्लिक है। अगर ये साइक्लिक है, जिसको कंसाइक्लिक भी मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ये साइक्लिक है तो इसका तो भाई एक ही मतलब निकलता है कि अपोजिट एंगल का सम 180। तो ठीक है, A प्लस C 180 होगा, B प्लस D ये भी 180 होगा। खैर हमारा A और C से गुजारा हो जाएगा। जब इसने साइक्लिक कहा तो उसका तो एक ही इंप्लाई करता है कि A प्लस C 180, चाहो B प्लस D ले लो, मैं A प्लस C ले रहा हूं। तो पहली लाइन में तो लिखोगे सिंस ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो दिस इंप्लाइज एंगल A प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री, रीजन डाल दोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक आर सप्लीमेंट्री, नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब दूसरा पॉइंट, इसने उसके साथ लिखा कि ये पैरेललोग्राम भी है, साइक्लिक पैरेललोग्राम मतलब पैरेललोग्राम भी है। अब पैरेललोग्राम है तो उसके एंगल्स के बारे में हम क्या जानते हैं? तो पैरेललोग्राम के एंगल के बारे में हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम,
तो दिस इंप्लाइज नेक्स्ट टाइम में एंगल ए इक्वल एंगल सी। रीजन डाल दो कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब लास्ट स्टेज पर आ गए। ए प्लस सी नंबर 1 में 180 दिखाया, ए इक्वल सी नंबर 2 में दिखाया, इनका सम 180 और आपस में इक्वल भी है, तो कितने कितने के हो गए? 90 के हो गए। तो नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे फ्रॉम 180 वी गेट ए इक्वल सी इक्वल 90 डिग्री। ए इक्वल सी इक्वल 90 डिग्री। और हमने चैप्टर क्वाड्रेटल इससे पहले वाले में इसके ऊपर बहुत काम किया था कि किसी भी पैरेललोग्राम को अगर रेक्टेंगल लाना है तो क्या शर्त थी? केवल एक एंगल 90 दिखा दो, केवल एक एंगल 90 दिखा दो। और हम एंगल एक 90 लिया, एक क्या, हम तो 2 लिया ए और सी। तो दिस इंप्लाइज नेक्स्ट टाइम में 90 आने के बाद दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 and 2 वी गेट पैरेललोग्राम एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल। स्वाहा। तो आज जो हमने दो प्रॉपर्टी डिस्कस की, साइक्लिक की और एंगल इन द सेम सेगमेंट की, उनके ऊपर ये कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कल की क्लास में करते हैं। कल के हमारा दोनों एक्सरसाइज चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज की सभा यही समाप्त। जितने आज क्वेश्चन हुए हैं उनको तुम लोग कल शाम तक करके भेजोगे। धन्यवाद।